हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण के बारे में। और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ध्यान से देखें इस वीडियो को। और सीटेट हो चाहे किसी भी एस्टेट हो, चाहे जेटेट, बीटेट या यूपी का टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, उसके लिए उस सभी राज्यों में जो सीडीपी का सिलेबस है उसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सीटेट में यदि आप देखें तो बुद्धि परीक्षण का भी टॉपिक शामिल किया गया है। अब बुद्धि परीक्षण यदि आप देखेंगे तो बुद्धि परीक्षण में जितने भी थ्योरीज आए उन सारे थ्योरीज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। उन दो कैटेगरी में पहला कैटेगरी यदि रखा जाए, जैसे बुद्धि को आप देखें तो बुद्धि को दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल थ्योरी और दूसरा ग्रुप थ्योरी, यानी कि सामूहिक सिद्धांत जिसको कह सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण में दो प्रकार के सिद्धांत आए, एक था व्यक्तिक सिद्धांत और दूसरा था सामूहिक सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंडिविजुअल थ्योरी और दूसरा सामूहिक थ्योरी या ग्रुप थ्योरी। ठीक है, उसके बाद यदि इसी को हम यदि और भी आगे ले जाएं तो फिर से इंडिविजुअल को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक का नाम रखा जा सकता है शाब्दिक थ्योरी और दूसरा का अशाब्दिक थ्योरी। यानी शाब्दिक थ्योरी कहने का मतलब हुआ वर्बल थ्योरी और नॉन वर्बल थ्योरी। दूसरा ग्रुप थ्योरी को भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, ग्रुप वर्बल थ्योरी और ग्रुप नॉन वर्बल थ्योरी। तो यहाँ आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल वर्बल थ्योरी और इंडिविजुअल जो नॉन वर्बल थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप का जो थ्योरी है, ग्रुप में वर्बल थ्योरी और ग्रुप नॉन वर्बल थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरे साथ कुछ समस्या ये है कि हम हर एक क्लास का वीडियो आपको अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि जो क्लास ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उन क्लासेस में ज़्यादा समय जाता है और इसके लिए कोई एक स्पेशल टाइम निकालना होता है, जो कि मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हर एक वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। यदि आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऑनलाइन क्लास में आपको हर एक जो चीज़ है उसको सिस्टमेटिक वे में हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर किया गया है। जहाँ कुछ टॉपिक्स जो हैं उसको मैं आपको वीडियो के रूप में अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, लेकिन यदि आप हर एक टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। आइए देखते हैं आज की थ्योरी में। तो सबसे पहला इंडिविजुअल थ्योरी जो है, या इंडिविजुअल थ्योरी को ही छोड़ दे तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला सिद्धांत जो दिया था वो था बीने का परीक्षण सिद्धांत। यानी कि बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। बीने ने अपने एक अन्य सहयोगी साइमन के साथ 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण सिद्धांत दिया था, जो कि वर्बल टेस्ट पर आधारित था। इसमें यदि हम देखें ध्यान से तो बीने का जो वर्बल थ्योरी था उस थ्योरी में आगे चल करके कई संशोधन हुए, जो संशोधन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्धि का माप कैसे किया जाता है। बुद्धि का माप जिससे किया जाता है, मेजर जिससे बुद्धि का किया जाता है, उसको ही बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो बीने के द्वारा। ठीक है, बीने के द्वारा सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत 1905 में दिया गया था। इसमें उनका सहयोग किया था साइमन ने, इसीलिए इस थ्योरी को बीने साइमन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह परीक्षण जो था उसका निर्माण जो था वो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ था, फ्रांसीसी भाषा में हुआ था। ठीक है, और
1908 में इसका पहला संशोधन हुआ था। 1908 में इसका पहला संशोधन हुआ था और 1911 में इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिने-साइमन थ्योरी का अनुवाद अंग्रेजी में कब किया गया था? तो अंग्रेजी में 1911 में किया गया और यह जो थ्योरी दिया गया था मूल रूप से वो फ्रेंच लैंग्वेज में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें से 1911 में जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे उस विद्वान का नाम था गोडार्ड। ठीक है, क्या नाम था? गोडार्ड। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ इस सिद्धांत में, कई सारे संशोधन हुए, लेकिन इस संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन था वह था 1916 का संशोधन, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी। इसका नाम बदल करके कर दिया गया स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी। स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी जो था एक्चुअली में संशोधन किया गया किसके द्वारा? तो टर्मैन के द्वारा। ठीक है, टर्मैन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और चूंकि टर्मैन जो थे वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जिस विश्वविद्यालय का नाम था स्टैनफोर्ड, और उसी विश्वविद्यालय के नाम पर इस थ्योरी का नाम स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी रखा गया। ठीक है, अब स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी और साइमन बिने थ्योरी में क्या डिफरेंसेस आया सो आप देख लीजिए। तो बिने साइमन थ्योरी में जो था उसमें लगभग 30 आइटम्स शामिल थे, यानी कि 30 प्रश्न शामिल थे जो कि पूछे जाते थे बच्चों से। ठीक है, उसके बाद उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता था उस प्रश्न के आधार पर। लेकिन जब स्टैनफोर्ड ने किया 1916 में, इस समय तक इसमें 90 प्रश्न शामिल किए गए थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड जब संशोधन किए 1916 में, तो इस समय इस थ्योरी में 90 प्रश्न थे, जिसमें 19 प्रश्न जो थे वो डायरेक्ट किससे लिए गए थे? तो बिने-साइमन थ्योरी से। ठीक है, बिने-साइमन थ्योरी से 19 प्रश्न डायरेक्ट लिए गए थे और बाकी प्रश्न जो था वो संशोधित करके अपने से ऐड किए थे। कौन? तो टर्मैन ने। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ को। तो बिने-साइमन थ्योरी जो था वो 3 से लेकर के 15 साल के बच्चों के लिए था। ठीक है, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए था, जबकि टर्मैन के द्वारा जो संशोधन किया गया जिसको कहा जाता है स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी, उसमें 2 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए था ये कि उनका बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके और भी कुछ चीज़ों को। तो बिने-साइमन परीक्षण जो था वो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 प्रश्न थे। प्रत्येक वर्ष का, जैसे 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष था, लेकिन 4 वर्ष के लिए 4 प्रश्न था। फिर 5 वर्ष के लिए 5 क्वेश्चन, 6 वर्ष के लिए 5 क्वेश्चन, 7 वर्ष के लिए 5 क्वेश्चन, 8 वर्ष के लिए 5 क्वेश्चन। लेकिन इसके आगे जब जाएंगे 11 से 13 वर्ष के लिए कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, 11 से 13 वर्ष के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यदि आ जाए हम स्टैनफोर्ड थ्योरी में, स्टैनफोर्ड बिने थ्योरी में, तो इसमें जो किए गए थे, इस प्रश्न में क्या किया गया था कि प्रत्येक आयु के बालकों को जो प्रश्नावली थी उसको 2 भाग में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा, 2 भाग में बांटा गया था। एक था एल भाग और दूसरा था एम भाग। ठीक है, एल भाग और एम भाग 2 भाग में बांटा गया था। 2 से 5 वर्ष के लिए एल अथवा एम में जो प्रश्न थे किसी एक ग्रुप का प्रश्न को सॉल्व करना था या उससे प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को दोनों तरह का प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि एल से भी और एम से भी। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रखना है कि स्टैनफोर्ड थ्योरी में 1960 में क्या किया गया था कि मेरिल के साथ इन्होंने, टर्मैन ने मेरिल के साथ एक संशोधन मिलकर के संशोधन किया था इस थ्योरी में। इस समय क्या कर दिया गया कि यहाँ अब 2 साल से लेकर के 22 साल 11 महीने तक के बच्चों का मानसिक परीक्षण यानी कि बुद्धि परीक्षण किया जाता था। ठीक है, 22 साल 11 महीने तक के बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता था। 1960 में जो
मेरिल के साथ संशोधन किया गया था, मिलकर के संशोधन किया गया उसमें। इसके बाद जो फैक्टर आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इसके बाद 1960 के बाद इस थ्योरी में संस्करण आना शुरू हुआ। संस्करण कहने का मतलब है जैसे बुक्स में संस्करण आता है कि पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, और हर एक बार बुक में कुछ ना कुछ संशोधन किया जाता है, कुछ ना कुछ नए चीज़ों को ऐड किया जाता है, जो पिछले मिस्टेक्स हैं उसको सुधारा जाता है। उसी प्रकार से इस थ्योरी में भी संस्करण आता गया, और उस संस्करण जैसे जैसे आता गया उसमें से जो कुछ त्रुटियां थी उसको निकाला गया और उसमें कुछ नए चीज़ों को ऐड किया गया समय के साथ। 2003 में छठा संस्करण आया था, ये ध्यान में रखिएगा। जो इसमें टर्मेन का जो थ्योरी था जिसका नाम था इसमें स्टैनफोर्ड बिनेट थ्योरी, इसमें छठा संस्करण आया था कब? 2003 में। ठीक है, और इसी थ्योरी को, इसी संस्करण को आज भी मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो विशेष शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में इसका उपयोग आज भी मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में आज भी मनोवैज्ञानिक जो है वो छठा संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। ये था आपका फर्स्ट यानी कि इंडिविजुअल वर्बल थ्योरी, यानी कि व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। आइए उसके बाद देखते हैं दूसरे टाइप का, दूसरे तरीके का व्यक्तिक परीक्षण जिसमें नॉन वर्बल था। अब नॉन वर्बल परीक्षण में ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल कहने का मतलब शब्द उसमें नहीं था, शब्द के जगह पर चित्र को शामिल किया गया था और चित्र के आधार पर इसका परीक्षण किया जाता था। बच्चों का बौद्धिक परीक्षण किया जाता था, बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। इसमें क्या था कि 3 तरह के प्रश्नों को समावेश किया गया था, 3 तरह के चित्रों को समावेश किया गया था, और ये चित्र थे। पहला था चित्रांकन परीक्षण, पहला चित्रांकन परीक्षण, दूसरा था चित्रपूर्ति परीक्षण, और तीसरा था भूल भुलैया परीक्षण। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि चित्रपूर्ति मतलब क्या होगा। चित्र में कहीं कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता होगा और उस खाली स्थान को बच्चों को बोला जाता होगा कि आप भरिए इसको। ठीक है, इसको आप पूरा करके आप चित्र बना दीजिए, यानी कि खाली स्थान कहीं कहीं बीच में छोड़ दिया जाता है। आज भी उस चीज़ को यदि आप देखेंगे तो कई क्लास के बच्चों में आप किताबों में आपको मिलेगा कि एक फिगर दिया जाता है जिसमें सिर्फ फिगर में डॉट डॉट रहता है, और उस डॉट में बच्चे को कहा जाता है कि इस डॉट को दूसरे डॉट से मिलाइए, और जब बच्चे उस डॉट को मिलाते हैं तो एक फिगर उससे बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे नॉन वर्बल में। ठीक है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल थ्योरी में। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूल भुलैया परीक्षण आप समझ रहे हैं कि भूल भुलैया में एक ऐसा चित्र दिया जाता था जिसमें भूल भुलैया होता था। आज भी उस तरह का प्रश्न पूछे मैगजीन में मिल जाएंगे, आपको पेपर में मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि एक तरह से कहा जाता है कि रामू इस दरवाजे से क्रॉस कर रहा है, तो रामू अब दूसरे दरवाजे में कहाँ निकलेगा इसको आप खोजिए। उस तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा नाम जो है वो भाटिया का है। ठीक है, भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण, भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला जो है वह इनका नाम आता है। नाम है इनका पूरा नाम चंद्रमोहन भाटिया। इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण की थ्योरी जो थी वह थ्योरी आया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में यह थ्योरी आया था, और इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने 5 उप सिद्धांत दिए थे, यानी कि 5 प्रकार के परीक्षण आप इन्होंने बताया था कि 5 प्रकार के परीक्षण किए जाए, उससे आप बच्चे की बौद्धिक क्षमता को पता कर सकते हैं। इसमें से पहला जो था वह था कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। एक्चुअली में यह जो थ्योरी था वो कोह के द्वारा दिया गया था, और चंद्रमोहन भाटिया ने उनकी थ्योरी को उठा करके लिया, अपने थ्योरी में शामिल किया, और मूल रूप से कोह के ब्लॉक में कोह का डिज़ाइन जो था, थ्योरी जो था, उसमें से 17 डिज़ाइनों को शामिल किया गया था। लेकिन भाटिया ने जब अपनी थ्योरी में इसको शामिल किया था तो उन 17 में से 10 डिज़ाइनों को इन्होंने अपनी थ्योरी में जगह दी, और उस थ्योरी को बच्चों से लेकर जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता था उस थ्योरी में जो डिज़ाइन थे उनका कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसका जो कठिनता थी, वह लेवल जो था, कठिनाई का लेवल था, वो बढ़ते जाता था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या था।
10 डिजाइन को कुछ परिवर्तित कर सम्मिलित किया गया को का ब्लॉक डिजाइन को। इसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग करके इन्हें बनाना था। अलग अलग लकड़ी के गुटके दिए गए थे और उनसे उस ब्लॉक से यानी कि उस ब्लॉक से आपको एक फिगर बनाना था, ठीक है। और इसमें से क्या किया गया था कि पहला जो 5 डिजाइन था उसके लिए 2-2 मिनट दिया गया था, यानी कि पहला डिजाइन आप कंप्लीट करें 2 मिनट के अंदर, दूसरा डिजाइन भी 2 मिनट के अंदर, तीसरा डिजाइन भी 2 मिनट के अंदर। इस प्रकार से पहले 5 जो डिजाइन थे वो हर एक के लिए 2-2 मिनट थे, लेकिन उसके बाद जो डिजाइन थे 5 डिजाइन, उन सारे डिजाइन के लिए 3-3 मिनट थे, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने उप परीक्षण लिया था वह था अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग परीक्षण। अलेक्जेंडर एक्चुअली में ये भी थ्योरी जो था वो अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी में लगभग 9 डिजाइन थे, 9 डिजाइन थे, जिसमें से 9 डिजाइन का 8 जो पार्ट था, 8 डिजाइन था, उसको शामिल किया गया था, उसको शामिल किया इन्होंने अपनी थ्योरी में। और उस 8 डिजाइनों में से इन्होंने फिर से वो बांटा कि कुछ पहला जो होगा वो उसके लिए 2-2 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद फिर के लिए 3-3 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वह आकृति चित्रण परीक्षण था, जो कि भाटिया के द्वारा स्वयं बनाया गया था, ठीक है। आकृति परीक्षण चित्रण था, इसमें भाटिया के द्वारा ये स्वयं बनाया गया था। पहला जो 2 था वह अलग अलग विद्वानों के जो थ्योरी आई थी उन थ्योरी के आधार पर इन्होंने शामिल किया था, लेकिन तीसरा आकृति चित्रण परीक्षण जो था वह भाटिया के द्वारा स्वयं शामिल किया गया था। और इसमें क्या था कि लगभग 8 रेखा चित्र थे, 8 रेखा चित्र थे, और उस 8 रेखा चित्र में से कंडीशन ये था कि बच्चों को उसको बनाने के लिए कहा जाता था, और उसमें कंडीशन ये था कि बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए और बिना लाइन को रिपीट किए हुए वो रेखा चित्र को बनाना था। बिना पेन उठाए, पेंसिल उठाए हुए कहने का मतलब है कि आप एक बार ड्रॉ करना शुरू कर दिए तो पेन उठना नहीं चाहिए, पेंसिल उठना नहीं चाहिए, और कोई भी लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे आपको वो फिगर बनाना था, जो कि टोटल कितने फिगर थे, तो 8 फिगर थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा जो स्टेप था वह था क्या, तत्कालिक अंक स्मृति परीक्षण। तत्कालिक अंक स्मृति परीक्षण में क्या, इसमें भी 2 भाग में बांटा गया। एक में तत्कालिक अंक पर जो अंक पूछे जाते थे वह सीधे पूछे जाते थे, और दूसरा में अंक जो पूछे जाते थे जवाब लेना था उल्टा। जैसे आपको एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे बच्चे से पूछा गया 2-4, जो परीक्षण ले रहा है वो पूछा 2-4, और बच्चे को तुरंत उसका जवाब देना था कि क्या परीक्षक पूछा है, 2-4 बच्चे भी बोलता। लेकिन जब उल्टा रहता था तो बच्चे को यही 2-4 यदि पूछा गया परीक्षक के द्वारा, जो बुद्धि का परीक्षण कर रहा है, वो पूछा 2-4 पूछा तो बच्चा उसको बोलना था उल्टा, यानी कि 4-2 बोलना था, ठीक है। इस प्रकार के परीक्षण था, ठीक। 5वां जो उप परीक्षण था वह था चित्र रचना परीक्षण। चित्र रचना परीक्षण में इसमें क्या था कि एक चित्र था जिसमें उसके पार्ट अलग अलग कर दिए गए थे और अलग अलग पार्ट को अलग अलग जगह पर रख दिया गया था। अब इसमें बच्चे को बोला गया कि आप पार्ट को उठा करके इस चित्र को पूरा कर दीजिए, एक जगह पर रख दीजिए और उससे चित्र बनाइए, ठीक है। इसमें से क्या था कि इस पार्ट में से भी 2-2 मिनट का टाइम दिया गया था और 3-3 मिनट का। जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता था, संख्या बढ़ते जाता था, उसका जो लेवल था वो हार्ड होता जाता था, ठीक है। ये 5 प्रकार के थे। आपसे यहाँ ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कोह का या अलेक्जेंडर का कौन सा थ्योरी था, ठीक है। और शाब्दिक थ्योरी और अशाब्दिक थ्योरी को समझिएगा कि क्या है। खास करके इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इंडिविजुअल थ्योरी में वो है बीने का थ्योरी, बीने साइमन थ्योरी को याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा कौन सा, तो जो इसका संशोधन किए थे टर्मैन ने और नाम रखा स्टैनफोर्ड बीने थ्योरी, उसको एकदम से याद रखिएगा हर एक पॉइंट को जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, ठीक है। और इसके बाद का क्लास भी आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि बुद्धि परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको भी जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको भी मैं वीडियो के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा। और आपसे ये भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
कि इस वीडियो को अधिक लोगों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।